Hi guys, welcome to Abhyas classes. I am your educator Pratik Morwal. This is your daily current affairs session, morning sprint, a precise, exam oriented and easy to understand रहने वाला करंट अफेयर्स का सेशन जो उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट के पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। इस क्लास में जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स रहते हैं वो रहते हैं न्यूज़पेपर, जिसमें द हिंदू, अल जजीरा, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे महत्वपूर्ण समाचार पत्रों से न्यूज़ को कवर किया जाता है। आपने रिसेंटली यूपीएससी का एक ट्रेंड देखा होगा, जो उसका करंट अफेयर्स पूछने का मेनली फेवरेट सोर्स रहता है वो रहते हैं पीआईबी और एआईआर। तो इस सेशंस में हम पीआईबी और एआईआर से भी न्यूज़ को कवर करते हैं। दैट्स वाई ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको करना क्या है, आपको डेली कंसिस्टेंटली इन सेशन के साथ बने रहना है। साथ ही साथ चैनल नया है तो उसको सब्सक्राइब करना है और उन सभी लोगों के साथ जिनको अपनी नॉलेज में एनहांसमेंट चाहिए या फिर इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस सेशन को शेयर करना है। हमारी लास्ट क्लास हुई थी 14 अगस्त को, उसके बाद हमने आज क्लास ले रहे हैं, लेकिन उस बीच में जो भी न्यूज़ डेवलप हुई थी उसको हम इस वीक में कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ जो मेन क्रक्स था इन 5 से 6 दिनों का जो न्यूज़ डेवलप हो रही है वो अराउंड हो रही है सप्तधारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक अनाउंसमेंट की थी कि आने वाले समय में इंडिया को 2047 तक क्या बनाना है, डेवलप्ड नेशन बनाना है। इसके लिए 7 अलग-अलग इंडस्ट्रीज की, 7 अलग-अलग सेक्टर्स की बात की गई थी। तो वो मैंने एक डेडिकेटेड सेशन ले लिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही चीज, हमारा लास्ट क्लास की न्यूज को एक बार रिकैप करना। पहली न्यूज थी 14 अगस्त की, इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल श्रुति लॉन्च किया गया है, मैरीटाइम सर्विलेंस होगी मजबूत। दूसरी न्यूज थी आपकी, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मामले में डेथ सेंटेंस दी गई है। ठीक है, मृत्युदंड दे दिया गया है। अभी ये जो बशर अल असद है ये कहाँ पे है, रशिया में। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, नासा ने इंडिया को मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का दिया निमंत्रण, आर्टेमिस अकॉर्ड के तहत बढ़ेगा स्पेस कॉपरेशन। देखो ये याद रखिएगा आप, आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है और इसके बारे में हमने सारी चर्चा कर ली थी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, कोलंबिया में 7.4 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली अर्थक्वेक आया है, बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ है। फिफ्थ न्यूज है आपकी, इंडिया मलेशिया के बीच एक्सरसाइज उदार शक्ति 2026 शुरू हो गई है। इंडियन एयरफोर्स और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है, इससे एयर कॉम्बैट इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ेगी। गॉट इट। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, विक्रम वन की सफलता के बाद स्काई रूट एरोस्पेस ने हैक्स 20 के साथ 3 लॉन्च एग्रीमेंट किया है। यानी कि ये प्राइवेट एक ऐसा एरोस्पेस है, कंपनी है जो क्या करेगी, रॉकेट में सैटेलाइट लेके जाएगी, अब हैक्स 20 के सैटेलाइट को लेके जाएगी। नेक्स्ट न्यूज थी आपकी, कर्नाटक में टोबैको और निकोटीन प्रोडक्ट्स की बिक्री व डिस्ट्रीब्यूशन पर 1 साल का बैन। ये प्रॉपर पूरी चेन बंद कर दी गई है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, ये सारी चीजें बंद कर दी गई है। कब, 1 साल के लिए कर्नाटका में। आखिरी न्यूज थी जो इंपॉर्टेंट है आपके, पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी जिनका नाम था ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स, इसका क्या किया है, विमोचन किया है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक राष्ट्रपति के, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी बुक को विमोचन किया है। हमारा एमसीक्यू था कि 15 अगस्त को कौन सा ऐसा पहला राष्ट्रगीत गाने का जाने वाला है, जो उसका नाम था वंदे मातरम। ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज आंसर। आज की हमारी पहली न्यूज देखते हैं, रशिया बायस गैसोलीन फ्रॉम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, खरीद रहा है किसको, गैसोलीन को, किससे, इंडिया से, फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो फर्स्ट टाइम है तो न्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि यूएसए आए दिन एक चीज बोलता रहता है कि हम इंडिया पे प्रतिबंध लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीद रहा है। जब इंडिया रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है तो रशिया को ऐसी क्या जरूरत होगी कि रशिया को इंडिया से गैसोलीन खरीदना पड़ रहा है। अब गैसोलीन भी क्या होता है, गैसोलीन भी पेट्रोल का ही, क्रूड ऑयल का ही क्या है, एक आगे रिफाइन किया गया प्रोडक्ट है। ठीक है, देखो आपको मैं समझाता हूँ, पहले तो आप गैसोलीन समझ लीजिए। ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल आता है किसी देश में, उसके बाद अब क्रूड ऑयल को डायरेक्ट आप क्या करेंगे, व्हीकल में डाल के इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, है ना। जहां जहां पे भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसको डायरेक्ट आप कच्चे रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गंदा होता है। अब इस गंदे को क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, और इसके लिए क्या चाहिए होगी, रिफाइनरीज की चाहिए होगी।
अब इस रिफाइनरीज में जब ये क्रूड ऑयल एकदम प्योर हो जाता है तो उसके अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, और उसी में से एक इस्तेमाल किसका है? गैसोलीन का। गैसोलीन क्या होता है? पेट्रोल ही होता है आपका। गॉट इट। तो रशिया के पास किस चीज की कमी आ गई जो उसको बाय करना पड़ रहा है? उसके पास गैसोलीन की कमी आ गई। जबकि रशिया पूरे विश्व में सबसे बड़ा, चाहे बात करें नेचुरल गैस का, चाहे बात करें क्रूड ऑयल का, इसका उत्पादक भी है और प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, उसके पास गैसोलीन की कमी आ रही है। और इसका मतलब ये है कि जब गैसोलीन की कमी आ रही है तो उसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक जो भी डिमांड हो रही है, यानी कि पेट्रोल कौन मांग रहा होगा? उसके लोकल लोग मांग रहे होंगे, तो वो क्या हो रहा है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसीलिए रशिया क्या कर रहा है, इंडिया के पास आया है और उनसे गैसोलीन खरीदने जा रहा है। अब इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास रिफाइनरीज बहुत अच्छी अच्छी है, डेट्स वाई वो क्या कर रहे हैं, जो कच्चे तेल को है उसको रिफाइन कर पा रहे हैं। अब रशिया पे तो क्या लग गया है, रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से रशिया पे सैंक्शन लग गया है, क्योंकि 2022 से अगर बात करें तो रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। यूक्रेन क्या चाहता था? यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और रशिया यही बोलता था कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा तो नाटो हमारे एकदम बाउंड्री पे आ जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, नेबरिंग कंट्रीज हो जाएंगे। और जो नाटो की स्थापना की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि यूएसएसआर को काउंटर कर दिया जाए। किसको? यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए नाटो की स्थापना हुई थी। अब यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन है? रशिया ही है। इसीलिए रशिया को ये प्रॉब्लम हुई कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा तो नाटो हमारे एकदम करीब आ जाएगा। और नाटो में क्या होता है, जब एक देश पे हमला किया जाता है तो सारी कंट्रीज एक साथ आ जाती है जो भी नाटो की मेंबर होती है, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है। अब जो रशिया की डोमेस्टिक गैसोलीन की डिमांड है वो क्यों पूरी नहीं हो रही? क्योंकि अब वहां पे जो रिफाइनरीज है वो कम हो गई है। कम कैसे हो गई है? देखिए आप समझिए, ये जो युद्ध है, इस युद्ध में यूक्रेन ने अपने ड्रोन शक्ति का बहुत इस्तेमाल किया है। अपने ड्रोन से इन्होंने क्या किया है, रशिया के रिफाइनरीज पे बहुत ज्यादा अटैक किया है, ठीक है। उससे क्या होगी, रिफाइनरीज खत्म होने लग गई। अब जब वहां पे रिफाइनरीज खत्म होने लगी तो क्रूड ऑयल जो कि रशिया के पास बहुत ज्यादा है उसको रिफाइन नहीं कर पा रहा है, गैसोलीन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। गॉट इट। अब इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद रशिया में डोमेस्टिक जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया? यूक्रेन को जो यूएसए सपोर्ट कर रहा है, इनका ये मानना था कि अगर गैसोलीन नहीं होगा तो एक जो आर्म फोर्सेस के पास लॉजिस्टिक्स, यानी कि सामान, आर्म्स और एमिनेशन आगे आगे तक पहुंचते वो कैसे पहुंच पाएंगे, हम क्या करेंगे, गैसोलीन की जो रिफाइनरीज है उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो रशिया में इस तरीके से इम्पेक्ट पड़ रहा है। लोकल जो पब्लिक है वो भी परेशान हो रही है, और जो आर्मी है वो आगे जाने के लिए, अपना आर्म्स एमिनेशन को आगे ले जाने के लिए, लॉजिस्टिक जो भी होता है उनको ले जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है। इसीलिए रशिया ने क्या डिसाइड किया है कि हम हमारे मित्र देश जो कि है इंडिया, उससे क्या करेंगे, हम गैसोलीन को परचेस करेंगे, क्योंकि इंडिया के पास रिफाइनरीज बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, क्योंकि रशिया पे तो सैंक्शंस लग रहे हैं, तो रशिया की जो करेंसी है रूबल, उसको तो बैन कर रखा है। और इंडिया और रशिया में जो ट्रेड हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडियन रुपीज में ही उसको पेमेंट कर रहा है रशिया को, ठीक है। अब रशिया क्या करेगा, और रशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड का इम्बेलेंस है बहुत ज्यादा है, हम रशिया से बहुत खरीदते हैं, बहुत ज्यादा खरीदते हैं, और रशिया हमसे बहुत कम खरीदता है। इसलिए जो ट्रेड का इम्बेलेंस है उसको भी बैलेंस किया जा सकता है। रशिया क्या करेगा, अब जो इंडियन रुपीज आ रहे हैं रशिया के पास, उससे क्या परचेस करेगा, गैसोलीन को परचेस करेगा। तो ये रशिया के लिए भी फायदे का सौदा है, और इंडिया के लिए तो इंडिया का क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और इंडिया की इकोनॉमी इससे मजबूत होगी, ठीक है। और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट है हम ये सारी चीजें देख लेते हैं। पूरी न्यूज को हमने कवर कर लिया है। रशिया turned to Indian origin gasoline in 2026 as Ukraine drone attack disrupted Russian refineries and created a domestic fuel shortage. Got it? A major cargo of about, देखो एक कार्गो, यानी कि आप ये समझिए एक जहाज में एक जगह है, वो उसमें क्या हुआ है, गैसोलीन भर के निकल गया है। कितना टन का है वो? 42,000 टन का गैसोलीन वॉज लोडेड फ्रॉम नायरा एनर्जी वादीनार रिफाइनरी इन गुजरात। देखो एक रिफाइनरी है वादीनार में, गुजरात के, क्या नाम है उसका, नयारा एनर्जी, ठीक है। ये निकल गई है। और रशिया लिंक्ड ओनरशिप एग्जिस्ट थ्रू रोस रॉन्सपर्ट। देखो रशिया की एक कंपनी है रॉसनपर्ट, उसकी 49% का स्टेक है उसमें, नयारा एनर्जी में, जो रिफाइनरी है। तो समझिए कि रशिया का ही एक पार्टनर है
जो गुजरात में क्या लगाता है, रिफाइनरी लगाता है और रशिया उसी से खरीद रही है। अब रशिया डायरेक्ट इससे नहीं खरीद रही, आप इस बात को समझिए। रशिया क्या कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू खरीद रहा है। इंडियन गवर्नमेंट किसको अलाउ कर रहा है, नायारा को अलाउ कर रहा है कि आप रशिया को ये बेच सकते हैं। द कार्गो वाज कैरिड बाय द टैंकर अग्नि, टैंकर अग्नि के द्वारा ये ले जाया गया है सारा गैसोलीन। और ये कहाँ पे, ये डेमिटा लाइट जो कि इजिप्ट में है, वहां पे क्या होगा, उसको दूसरे कार्गो में शिफ्ट कर दिया जाएगा उस गैसोलीन को, और रशिया तक पहुंचा दिया जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं इसमें। रशिया's डोमेस्टिक refining capacity was severely disrupted with around 40% of capacity reportedly offline at one stage। देखो 40% की जो इसकी रिफाइनरी है वो रशिया की खत्म हो चुकी है। मॉस्को, मॉस्को जो क्या है, रशिया का कैपिटल है, रेस्पोंडेड थ्रू फ्यूल इंपोर्ट्स एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्यूल एक्सपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक सप्लाई। ठीक हो, देखो क्या कर रहे हैं, जो रशिया को क्या करते हैं, ये एक तो अपना कच्चा तेल बेचने से मना करते हैं। यूएसए जो ग्रुप है उसने क्या कर रखा है, इस पे प्रतिबंध लगा रखे हैं। यही सारी चीजें, इससे क्या होगा, रशिया एक तरीके से आइसोलेटेड हो जाएगा और रशिया युद्ध में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। द डेवलपमेंट हाईलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग इंपोर्टेंस एज अ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्टर। यस, इंडिया क्या बनेगा, रिफाइंड पेट्रोलियम, जो रिफाइन करके क्रूड ऑयल को क्या बना रहा है, पेट्रोल बना रहा है, गैसोलीन बना रहा है, और उसका क्या बनेगा, ये एक्सपोर्टर बन जाएगा। एंड द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडिया रशिया एनर्जी ट्रेड। देखो अभी एनर्जी ट्रेड में क्या हो रहा था, इंडिया रशिया से सस्ते दाम का क्रूड ऑयल को खरीद रहा था, लेकिन आने वाले समय में क्या करेगा इंडिया, जिस तरीके से गैसोलीन को रिफाइन कर, मतलब क्रूड ऑयल को रिफाइन करके गैसोलीन के रूप में रशिया को बेच रहा है, आने वाले समय में और ज्यादा गैसोलीन बेच पाएगा। वे रशिया सप्लाइज क्रूड टू इंडिया वाइल इंडिया कैन ऑल्सो सप्लाई रिफाइंड फ्यूल टू द रशियन मार्केट। गॉट इट। ये सारी न्यूज हमने इसके बारे में देख ली है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। पार्लियामेंट अप्रूव केरला केरलम नेम चेंज। ठीक है, देखो क्या किया है पार्लियामेंट, यानी कि हमारी संसद ने अप्रूव कर दिया है केरला से केरलम नाम। ठीक है, अब केरला क्या है, इंडिया का एक स्टेट जो कि कब बना था, 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बना था। और इसमें मेनली ये किस बेसिस पे ये एक्ट आया, ये आया लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषा के आधार पर ये एक्ट आया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, नए नए राज्य बने थे। अब केरला के लोगों का ये मानना है कि हमारी भाषा कौन सी है, हमारी भाषा है मलयालम। अब मलयालम भाषा में केरला को क्या बोलते हैं, केरलम बोलते हैं। इनका ये मानना है कि ये हमारे लिंग्विस्टिक पहचान की इंपॉर्टेंस है कि हम हमारे स्टेट को केरलम ही बोलें। और ये क्या होगा, हम नॉर्मल टर्म में इसको नहीं बोलेंगे, ऑफिशियली पूरे देश में इसको केरलम के नाम से जाना जाए। ऐसा पहली बार हो रहा है क्या, नहीं, पहले भी ऐसा कई बार हो रहा है। उड़ीसा को उड़ीसा बनाया गया है, उत्तरांचल को उत्तराखंड बनाया गया है, मद्रास को तमिलनाडु बनाया गया है, मैसूर को कर्नाटका बनाया गया है। तो इस तरीके से स्टेट के नाम पहले भी चेंज होते गए हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब केरल का नाम केरलम होने जा रहा है। क्यों, क्योंकि मलयालम में उसको केरलम बोलते हैं। और ये जो स्टेट बने थे तब किस बेसिस पे बने थे, भाषी आधार पे बने थे, इसीलिए ये खुद की एक आइडेंटिटी को पहचान, आइडेंटिटी बताने के लिए क्या कर रहे हैं, कि कर रहे हैं कि हमारा नाम केरलम होना चाहिए। तो ये अब नाम चेंज होने जा रहा है, क्योंकि ये लोकसभा से पहले पास हो गया था, अब ये राज्यसभा से पास हो गया है। सिंपल मेजोरिटी इसमें लग रही है, यानी कि जितने भी उपस्थित होंगे सदस्य उसमें आधे, आधे से ज्यादा, यानी कि 50% प्लस वन जो भी वोट होगा उससे ये बिल एक तरीके से पास हो जाते हैं और ये नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या बेसिक चीजें हैं वो देख लेते हैं। पार्लियामेंट पास द केरला अल्टरनेशन ऑफ नेम बिल 2026, changing the official constitutional name of the state from Kerala to Kerala। राज्यसभा passed the bill on 12 अगस्त 2026। देखो ये जो नाम है ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल नेम, ठीक है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हमें आपके शेड्यूल 1 में चेंज करना पड़ेगा। द मूव रिफ्लेक्ट केरलास मलयालम लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे हमने बात कर ली है, एज केरलम इज द नेम ट्रेडिशनली यूज फॉर द स्टेट इन मलयालम। गॉट इट, हमने ये सारी बातें देख ही ली है। द डिमांड ओरिजिनेटेड विद यूनानिमस केरला असेंबली रेजोल्यूशन इन 2023 एंड 2024। देखो हर स्टेट का एक क्या होता है, स्टेट असेंबली होता है। जैसे सेंटर में क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, वहां पे क्या होता है, स्टेट असेंबली होता है। तो वहां के असेंबली में
सारे लोगों ने एक साथ यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति से एक रिजोल्यूशन पास किया कि हम क्या चाहते हैं, हमारे स्टेट का नाम केरलम चाहते हैं, जो 2023 में भी हो गया था, 2024 में भी हो गया था, और अभी इसको किसने एक्सेप्ट कर लिया है, यूनियन कैबिनेट ने, यानी कि सेंट्रल की गवर्नमेंट ने इसको, कैबिनेट ने इसको क्या किया है, अप्रूवल दे दिया है कि हम आप इसके नाम को आप चेंज कर सकते हैं, इस पे आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले यूनियन कैबिनेट राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति उस पे संज्ञान लेके ये बोलता है कि हम पहले वापस से क्या करेंगे, स्टेट के पास भेजेंगे ये चीज, यानी कि केरला स्टेट के पास भेजेंगे कि आप इसमें क्या चाहते हैं, ठीक है, आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। वो जो केरला के स्टेट असेंबली के लोगों की जो भी सजेशन होगा, वो बस सजेशन होगा, वो बाधित नहीं होगा, यानी कि बाउंडेशन नहीं होगी कि राष्ट्रपति को वैसा करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं। द चेंज इज बीइंग कैरिड आउट अंडर आर्टिकल 3। देखो आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत ये चीज की जा रही है, इसको याद रखिएगा। पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो नाम चेंज होते हैं स्टेट के, ये किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, वो होते हैं आर्टिकल 3 के तहत, विच एम्पावर्स। आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, नाम, एरिया और बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, किसके, स्टेट के, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, एरिया चेंज कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, ठीक है, ये किसके तहत होता है, आर्टिकल 3 के तहत। द फर्स्ट शेड्यूल विल कॉन्सिक्वेंटली बी अमेंडेड। हमने बात करी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है तो किसके तहत होगा, फर्स्ट शेड्यूल के तहत। स्टेट लेजिस्लेचर व्यूज अंडर आर्टिकल 3 आर कंसल्टेटिव नॉट बाइंडिंग। ये हमने बात कर ली कि जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव के जो भी व्यूज होंगे वो कंसल्टेटिव ही होंगे, बाइंडिंग नहीं होंगे, यानी कि थोपे नहीं जाएंगे। द बिल रिक्वायर्स ओनली अ सिंपल मेजोरिटी। लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास होने के लिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, यानी कि 50% प्लस एक सदस्य संख्या की जरूरत होती है, एंड इज नॉट ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, आपका 3/4 सदस्यों से पास होना होता है। क्या एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो कभी हम और देखेंगे, आप ये समझिए अभी जो ये राज्य के नाम चेंज होने की बात होती है वो आर्टिकल 3 के तहत होता है। इसमें फर्स्ट शेड्यूल में चेंज होगा, और क्या होगा, ये सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा, जो कि 50% प्लस एक की संख्या से ये काम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस, एक ट्रेन का नाम है स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस, इंडिया फर्स्ट ब्रांड नेम ट्रेन। गॉट इट। देखिए आप, स्प्राइट आप सभी को पता है कोल्ड ड्रिंक होती है, बिवरेज होता है। इसने क्या करा है, जो तेजस एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस का नाम सबने सुना होगा, बहुत फास्ट एक ट्रेन होती है इंडियन रेलवे की। इस पे क्या करेंगे, अब इसका नाम रखेंगे स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। अब स्प्राइट जब इसका नाम रखेंगे तो इस पे क्या होगी, ब्रांडिंग हो जाएगी इस ट्रेन पे पूरी, ठीक है। ये जो अभी सिंपल ट्रेन दिख रही है आपको तेजस, इस पे सब जगह विनाइल पोस्टर चिपका दिए जाएंगे स्प्राइट के, और अंदर की तरफ भी जो अंदर होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे भी स्प्राइट के पोस्टर्स लगा दिए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, इस ट्रेन का नाम स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इंडियन रेलवे पैसा कैसे कमाती है, एक तो फेयर के थ्रू कमाती है, यानी कि जो पैसेंजर होते हैं उनसे टिकट लेती है और इंडियन रेलवे अपना पैसा कमाती है। साथ ही साथ इंडियन रेलवे अब क्या करती है, नॉन फेयर भी कमाती है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कमाती है। जैसे स्टेशन पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं तो इंडियन रेलवे उससे भी पैसा कमाती है। अब इंडियन रेलवे क्या करती है, अब इंडियन रेलवे इस जो कमर्शलाइजेशन है प्राइवेट जैसे एडवर्टाइजमेंट का, उसको एक स्टेप और आगे बढ़ा रही है, और इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन जिसका नाम है तेजस, उस पे स्प्राइट को क्या कर रही है, अपना एडवर्टाइजमेंट करने का अवसर प्रदान कर रही है, और स्प्राइट जो कंपनी है उससे वो पैसा लेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अपना रेवेन्यू और बढ़ा रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, और इसमें डेवलपमेंट क्या है ये देख लेते हैं। द लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस विल बिकम स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। देखो कौन सी ट्रेन है, लखनऊ से न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली से लखनऊ चलने वाली एक ट्रेन है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। उसके ट्रेन नंबर है 82501 एंड 82502। उसका नाम अब क्या बनने जा रहा है, स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस, अंडर अ कमर्शियल ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग अरेंजमेंट, ठीक है, हमने बात कर ली है। कमर्शियल ब्रांडिंग होगी और एडवर्टाइजिंग अरेंजमेंट के तहत ये काम किया जा रहा है। आईआरसीटीसी विल मैनेज द ब्रांडिंग अरेंजमेंट। देखो आईआरसीटीसी क्या होता है, ये जो कैटरिंग होती है उस चीज को देखता है, और कस्टमर्स को जो
इंडियन रेलवे में होते हैं उनको सुविधा प्रदान करता है। आईआरसीटीसी से आप क्या कराते हैं, टिकट्स वगैरह कराते हैं, देखा होगा। तो यही सब क्या करेगी, ये ब्रांडिंग जितनी भी होगी, ब्रांडिंग का अरेंजमेंट होगा, उसको मैनेज करेगी, वाइल द रेलवे नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन अंडर इंडियन रेलवे। देखो, जो भी ये किस नेटवर्क पे चलेगी और इसमें इंफ्रा कैसा रहेगा, ये सारा कौन कंट्रोल करेगा, ये इंडियन रेलवे ही कंट्रोल करेगी। स्प्राइट क्या है, एक कोका कोला की बिवरेज ब्रांड है। देखो, इसकी जो फादर कंपनी कौन सी है, कोका कोला है, और उसी का एक बच्चा कौन है, स्प्राइट। ठीक है, तो उसी की कोका कोला कंपनी का एक बिवरेज है जिसका नाम है स्प्राइट, हैज सिक्योर्ड ब्रांडिंग राइट्स अलाउिंग एक्सटीरियर विनाइल रैप एंड इंटीरियर एडवर्टाइजमेंट ऑन द ट्रेन। देखो, बाहर की तरफ क्या लगेगा, इसमें विनाइल रैप्स लगेंगे, हमने बात कर ली, और अंदर क्या लगेंगे, एडवर्टाइजमेंट लगेंगे। द ब्रांडिंग इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 19 अगस्त टू 11 ऑफ नवंबर 2026। ये तारीख है जब ये ब्रांडिंग शेड्यूल की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द इनिशिएटिव रिप्रेजेंट्स अ नॉन फेयर रेवेन्यू मॉडल। हमने बात कर ली है, एक तो होता है फेयर, जो कि इंडियन रेलवे पैसेंजर से टिकट कर जो कटते हैं उससे कमाती है, और ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो क्या होता है, नॉन फेयर रेवेन्यू मॉडल होता है। इनेबलिंग इंडियन रेलवे आईआरसीटीसी टू मोनेटाइज रेलवे असेट थ्रू कमर्शियल एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग। रेलवे डज नॉट जस्ट अर्न टिकट रेवेन्यू, ये टिकट रेवेन्यू से जो टिकट करते हैं उससे ही रेवेन्यू नहीं कमाता है इंडियन रेलवे। इट कैन ऑल्सो जनरेट रेवेन्यू, ये अपना रेवेन्यू को जनरेट करता है थ्रू एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग राइट्स, कमर्शियल पब्लिसिटी एंड द कमर्शियल यूज ऑफ स्टेशन एंड रेलवे एसेट। ठीक है, तो ये सारी चीजों से रेलवे अपना पैसा कमाता है। द लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस वॉज इंट्रोड्यूस इन 2019। देखो, ये जो तेजस एक्सप्रेस है लखनऊ दिल्ली का, एक कब स्टार्ट हुआ था, 2019 में हुआ था, और ये इंडिया का फर्स्ट ट्रेन था जो ऑपरेट किया जा रहा था आईआरसीटीसी के द्वारा अंडर देन कॉर्पोरेट प्राइवेट ऑपरेटेड ट्रेन मॉडल। ठीक है, ये किस मॉडल के तहत आईआरसीटीसी के द्वारा क्या किया जा रहा था, मेंटेन किया जा रहा था, कॉर्पोरेट प्राइवेट ऑपरेटेड ट्रेन मॉडल के तहत। गॉट इट, तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। एक लखनऊ से न्यू दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, उसका नाम क्या बनने जा रहा है, स्प्रेड तेजस एक्सप्रेस। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन, इसरो सेटअप स्टेप्स अप स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन मेजर्स। ठीक है, इसरो क्या कर रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, एक इंडिया की स्पेस एजेंसी है। ये आगे लेके आया है, क्या लेके आ रहा है, एक कदम बढ़ाया है इसने, किसके तहत, जो स्पेस में डेब्रिस है उसको कम करने के लिए। ठीक है, अब स्पेस क्या होता है, आपका अंतरिक्ष होता है, डेब्रिस क्या होता है, ये सीधा आपका कचरा होता है। ठीक है, आपके घर से निकलने वाला कचरा होता है, वैसे ही अंतरिक्ष में जो भी आप रॉकेट भेजते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं, तो रॉकेट क्या होते हैं, वहाँ पे फट जाते होंगे या वहीं रह जाते होंगे अंतरिक्ष में, या फिर जो भी सैटेलाइट होती है, कभी कभी ठीक से उनकी लॉन्चिंग नहीं होती है तो वो अंतरिक्ष में ही घूमती रहती है। एक टाइम के बाद ये सैटेलाइट्स खराब हो जाती तो भी ये अंतरिक्ष में घूमती रहती है, तो उससे क्या होता है, अंतरिक्ष में कचरा बढ़ रहा है। तो उसी के लिए इसरो ने एक कदम उठाया है कि हम क्या करेंगे, स्पेस में कचरे को कम करेंगे। ओके, तो ये आपकी न्यूज होगी, और इस न्यूज में क्या क्या मेन पॉइंट्स है ये देख लेते हैं। इसरो इज स्ट्रेंथनिंग स्पेस डेब्री मिटिगेशन थ्रू द डेब्रिस फ्री मिशन, स्पेस मिशन, पोस्ट मिशन डिस्पोजल, एक्टिव डेब्रिस रिमूवल एंड इनहांस्ड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ठीक है, तो इन सब के तहत क्या कर रहा है इसरो, स्पेस में डेब्रिस को कम करने जा रहा है। डीएफएसएम यानी कि डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन डिक्लेयर्ड इन 2024, 2024 में ही ये मिशन डिक्लेयर्ड हो गया था। इसका एम था अचीव करना डेब्रिस फ्री मिशन बाय ऑल इंडियन गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल स्पेस सेक्टर्स बाय 2030। देखो, 2024 में ये मिशन लॉन्च कर दिया गया था। इसका टारगेट ये था कि इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा स्पेस में भेजा गया कोई भी सैटेलाइट, या फिर जो प्राइवेट फर्म है उसके द्वारा भेजा गया कोई भी सैटेलाइट, आने वाले समय में यानी कि 2030 तक ऐसा काम करेगा जिससे वहां पे कोई भी डेब्रिस यानी कि कचरा ना हो। कवरिंग द डिजाइन ऑपरेशनल एंड डिस्पोजल फेज। देखो क्या कवर कर रहा है ये जो मिशन में, डिजाइन इस तरीके की बनाई जाएगी कि वहां पे कचरा ना हो यानी कि डेब्रिस ना हो, ऑपरेशन इस तरीके का होगा कि वहां पे कचरा ना हो, और जो डिस्पोजल होगा यानी कि रॉकेट से जब सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट या उससे भी कहीं ऊपर अगर जाना हो, तो वो डिस्पोज बहुत एक प्रिसाइज वे में किया जाएगा। फॉर एलईओ यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट मिशन, इंडिया टारगेट्स लिमिटेड पोस्ट मिशन रेसिडुअल ऑर्बिटल लाइफ टाइम टू 5 years यूजिंग कंट्रोल री एंट्री और
डी ऑर्बिटिंग टू लोअर ऑर्बिट। देखो ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, ये सैटेलाइट जितनी भी डाले जा रहे हैं अभी लो अर्थ ऑर्बिट में डाली जा रही है, क्योंकि अर्थ की ऑब्जर्वेशन करने के लिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की कनेक्टिविटी के लिए, और अपना जो सर्विलेंस है पूरे विश्व में ये करने के लिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री में और भी कई इंडस्ट्री में सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज्यादा लो अर्थ ऑर्बिट में हो रहा है। तो इन सब के लिए ही ये चीजें की जा रही है कि वहां पे कचरा ज्यादा जमा ना हो। एक्टिव डेब्रिस रिमूवल, देखो जो एक्टिव डेब्रिस है, यानी कि ये देखो ये कचरा है ना, इसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाएगा, कैप्चरिंग एंड रिमूविंग एग्जिस्टिंग ऑर्बिटल डेब्रिस, पहले कैप्चर किया जाएगा फिर रिमूव किया जाएगा। इसरो इज डेवलपिंग इनेबलिंग टेक्नोलॉजी बट अ फुल ऑपरेशनल एडीआर मिशन, यानी कि एक्टिव डेब्रिस रिमूवल मिशन हैज नॉट येट रिसीव्ड अ लॉन्च डेट। ठीक है, ऐसा ऑफिशियली कोई लॉन्च डेट नहीं आई है, लेकिन इससे पहले भी इंडिया ने कौन कौन से काम किए हैं इन सब के लिए। इंडिया का एक नेत्र प्रोजेक्ट है जो स्ट्रेंथन करता है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस थ्रू ट्रैकिंग एंड एनालिसिस ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट वाइल मिशन सच एज पोएम 3। देखो दो प्रोजेक्ट के नाम याद रखिएगा आप, एक तो नेत्र प्रोजेक्ट है, एक पोएम 3 है, जिसने डिमोन्स्ट्रेट किया है प्रैक्टिकल जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस अप्रोचेस। ठीक है, इन सब ने क्या किस चीज पे एम किया है कि जो लो अर्थ ऑर्बिट में है, स्पेस में है, वहां पे डेब्रिस ना हो, डेड डिफंक्ट सैटेलाइट्स। मतलब डेब्रिस में क्या क्या आते हैं आप ये भी समझ लीजिए। एक तो डेड और डिफंक्ट सैटेलाइट्स होते हैं जो फंक्शंस नहीं करती है, यूज्ड रॉकेट स्टेजेस होते हैं, कॉलिजन फ्रेगमेंट्स होते हैं, और एक्सप्लोजन जो होता है, यानी कि वहाँ पे जो एक्सप्लोजन होता है उसके जो पीसेस होते हैं वही सब डेब्रिस के रूप में वहाँ पे विद्यमान होते हैं। आईएडीसी क्या है, देखो ये तो इंडिया हो गया जो कदम ले रहा है डेब्रिस हटाने के लिए। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोलेंगे, एक ग्रुप बोलेंगे जो कमिटी है, इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी। इसके तहत क्या होगा, सारे देश आके साथ में मिलके ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसका कचरे को साफ करेंगे। ठीक है, उसके डेब्रिस को साफ करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए इसरो ने अभी एक नया कदम उठाया है स्पेस में, किसको, डेब्रिस को मिटिगेशन करने के लिए। गॉट इट। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। वन हर्ब वन स्टैंडर्ड इनिशिएटिव, देखो वन हब वन स्टैंडर्ड इनिशिएटिव लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया है, कैसे लिया गया है। पहले तो आप ये समझिए कि एक ही मेडिसिन प्लांट अगर अलग अलग इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, आप समझिए कि जो एक ही कोई एक ये मेडिसिन प्लांट है, इस मेडिसिन प्लांट को अलग अलग जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन मेडिसिन सिस्टम कौन सा, एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी, यूनानी, इनमें अगर कोई एक मेडिसिन प्लांट को इस्तेमाल किया जा रहा है तो अलग अलग तरीके से किया जाएगा। तो इसके तहत ही क्या किया गया है, एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि उस मेडिसिन प्लांट को उसका क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक परफॉर्मा तैयार किया जाएगा कि इसका पर्टिकुलर इस बीमारी में भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो उस एक पर्टिकुलर प्लांट को इन चारों पांचों इंटीग्रेटेड जो भी इंडियन मेडिसिन का जो सिस्टम है उसके तहत एक रजिस्टर किया जाएगा और उसी के अंतर्गत काम कराया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके की व्यवस्था है जिसमें एक प्लांट को एक बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे स्टैंडर्डाइजेशन सेट होगा। इंडिया की जो मेडिसिन सेक्टर में इंडिया की तरक्की आए दिन होती है, उससे क्या होगा, ट्रस्टेड चीज हो जाएगी कि इस पर्टिकुलर ड्रग का इस्तेमाल तो इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब देखते हैं इसमें। पीसीआईएमएन यानी कि फार्मो फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत आती है, और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आती है। इन दोनों ने क्या किया है, अपना एक पहले से किया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रिन्यू किया है। पहले ही इन्होंने कर लिया था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको मतलब यानी कि एक पेपर पे साइन कर दिए थे, उन्होंने उसको क्या किया है, वापस से 3 साल के लिए रिन्यू किया है। कब किया है, 12 अगस्त 2026 को, टू एडवांस वन हब वन स्टैंडर्ड इनिशिएटिव। द इनिशिएटिव एम्स टू डेवलप, देखो इस इनिशिएटिव से क्या होगा, कोई भी एक मेडिसिन प्लांट होगा वो करेगा यूनिफॉर्म साइंटिफिकली रोबस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर द सेम प्लांट बेस्ड मेडिसिनल सब्सटेंस यूज अक्रॉस आयुर्वेदा, सिद्धा, सोवा रिक्पा, यूनानी एंड होम्योपैथी। ठीक है, इन सब में
इस्तेमाल क्या होगा, अगर एक मेडिसिन प्लांट होगा तो उसके लिए क्या होगा, एक यूनिफॉर्म साइंटिफिकली रोबस्ट क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, जिससे एक पर्टिकुलर ड्रग का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हो। ठीक है, और चीज देखते हैं इसमें क्या है। द कोलेबरेशन बिगेन विद द एन एमओयू, देखो ये जो एमओयू अब रिन्यू किया गया है, ये 2022 में ही साइन कर लिया गया था, अंडर विच 50 मेडिसिनल प्लांट मोनोग्राफ वर सक्सेसफुली डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज। देखो पहले क्या किया था, 50 हर्ब्स के बारे में बात की गई थी, उसका एक मोनोग्राफ बनाया गया था। यानी कि आप मोनोग्राफ को एक समझिए कि एक पेपर है, उस पेपर पे एक पर्टिकुलर मेडिसिन की बात की जा रही है, प्लांट मेडिसिन की बात की जा रही है, उसमें सारी उसकी चीजें लिखी गई होगी, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसको रिफाइन कैसे किया जाएगा, उसकी क्वालिटी टेस्ट कैसे होगी, उसकी प्योर फॉर्म हम कैसे मानेंगे, तो ये सारी चीजें इस एक पेपर पे लिखी होगी, जिसी को क्या बोलेंगे हम, मोनोग्राफ बोलेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए आप। अ मोनोग्राफ इज एन ऑफिशियल क्वालिटी स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइबिंग द identity, purity, and other testing quality parameters of a medicinal substance. Okay, the renewed 3-year framework will consider India's as well as international quality requirements। इससे क्या होगा, ये जो 3 साल का और रिन्यू किया है, इससे इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे एक पहचान बनेगी, जिससे इंटरनेशनल क्वालिटी रिक्वायरमेंट जो भी पूरी कर सकते हैं, इससे सपोर्ट करेगा क्वालिटी एश्योरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ग्रेटर ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, आपको पता ही है इंडिया के जो जेनरिक मेडिसिन है वो कितने सस्ते होते हैं, चाहे यूएसए की बात करें या यूरोपियन कंट्री की बात करें, तो इंडिया फार्मा के सेक्टर में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अब इन चीज़ों का आगे जाके और इस तरीके मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग को रिन्यू किया जा रहा है, जिससे एक क्वालिटी मेंटेन होगी और ये इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाएगी, जिससे क्या होगा, ग्लोबल एक्सेप्टेंस होगा किसके लिए, इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिन और मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। गॉट इट। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। ओहो, पाकिस्तान की न्यूज है। यस। देखते हैं, देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान का फर्स्ट लूनार रोवर जिन्ना 1। देखो ये तो पाकिस्तान को देखते ही हंसी आती है। देखो पहली बात तो पाकिस्तान ने अपना नाम लॉन्च किया है किसका, पहला मून रोवर का। देखो लुनार यानी कि क्या होता है, आपका मून से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होगी उसको क्या बोलेंगे, अपन लुनार बोलेंगे। और रोवर क्या होता है आपका, उसको समझिए आप। रोवर एक तरीके का रोबोट होता है, जो वहां जाके, यानी कि मून पे जाके जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, एक रोबोट करेगा, और उसी को क्या बोलेंगे, लूनार रोवर बोलेंगे। तो पाकिस्तान के पहले लूनार रोवर का क्या नाम है, जिन्ना 1। जिन्ना 1 कौन है, जिन्ना कौन है, जिन्ना जिसने वही पाकिस्तान के पहले, जैसे हमारे पहले गवर्नर जनरल थे, इसने क्या बनाया, पाकिस्तान बनाया, इसकी वजह से ही पाकिस्तान बना है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, पहले का अ, जिन्ना रखा गया है। अब आप एक चीज समझिए, ये नाम कैसे रखा गया, इसके लिए भी पाकिस्तान में पूरे कंट्री में क्या किया गया, एक वोटिंग कराएगी कौन सा नाम ज्यादा बेस्ट रहेगा, और सबने क्या सजेस्ट किया, ये सजेस्ट किया कि इसका नाम रखेंगे हम जिन्ना। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, स्पेस में जा रहा है क्या, नहीं, चांद पे जा रहा है, पाकिस्तान को चांद पे जा रहा है। अब इनके झंडे में तो चांद है, देखो, लेकिन अब इनको पहली बार चांद पे भी जाना है। ये चांद में कहाँ जाएगा, साउथ मून पे। साउथ मून पे क्या है ऐसा जो सब जाने की कोशिश कर रहे हैं, डार्कनेस है। और इस डार्कनेस को ही क्या बोला जा रहा है कि यहाँ तो, या तो यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स हैं, या बहुत सारे पानी के स्रोत हैं। तो इसी की खोज करने के लिए सब साउथ साइड ऑफ मून पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है इस न्यूज में। पाकिस्तान हैज नेम्ड इट्स फर्स्ट लूनार रोवर जिन्ना 1 डेवलप्ड बाय सुपार्को। सुपार्को क्या है, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। द रोवर इज प्लांटेड टू ट्रेवल अबाउट चाइना चैंग-ई 8 लूनार मिशन। देखो ये फिर भी खुद से नहीं जाएगा, इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको चाइना की जरूरत पड़ेगी। चाइना का जो चैंग 8 मिशन है, जो कि किसके लिए है, चांद पे जाने का मिशन है, वो 2029 में है। ठीक है, उसी में ये अपना क्या करेगा, एक सैटेलाइट भेजेगा, अपना लूनार रोवर भेजेगा, और किसके साथ जाएगा ये, चाइना के कंधे पे बैठ के ही जाएगा, यानी कि इससे खुद से कुछ होगा नहीं। और चाइना ने इसको प्रॉमिस कर दिया, हाँ ठीक है ठीक है, कर देंगे ये काम आपके लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना के साथ 2029 में चांद पे जाने की तैयारी कर रहा है, जिसके रोवर का नाम है जिन्ना 1।
ठीक है तो ये सिंपल सी न्यूज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। सुपार्को एंड चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन 5 फरवरी 2025 फॉर पाकिस्तान पार्टिसिपेशन इन चैंगी एडमिशन। ठीक है, पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन होगा। अब पार्टिसिपेशन के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे डालने पड़ते हैं, ठीक है, मनी का भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के पास इतना है कहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, द अप्रोक्सीमेटली 35 kg रोवर विल स्टडी लूनार सोइल रिगोलिथ सरफेस जियोलॉजी रेडिएशन एंड प्लाज्मा प्रॉपर्टीज। ये सारी चीजों का अध्ययन करेगा जो रोबोट भेजेगा, यानी कि रोवर भेजेगा। बिसाइड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी रिलेवेंट टू फ्यूचर लूनार एक्सप्लोरेशन, चैंगी 8 is a part of China's broader lunar exploration program and is linked to the International Lunar Research Station initiative। ठीक है, तो ये सब चाइना के और पाकिस्तान के बीच की बात है। इंडिया ने भी अपने चंद्रयान जैसे बहुत सारे वहाँ पे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। इंडिया के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान को एक बार जाने दो। इंडिया के लिए कोई खतरे की बात नहीं है कि पाकिस्तान चांद पे जा रहा है, एक बार इसको जाके तो आने दो सक्सेसफुली, ठीक है, तब देखी जाएगी सारी बातें। तो पाकिस्तान किसके उस पे जा रहा है, चाइना के साथ बैठ के जा रहा है, आप एक बात समझिए, और उसका नाम क्या है, जिन्ना वन, ये इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आरसीएफ कपूरथला टू रोल आउट फर्स्ट एलएचबी कोच रेक फॉर बांग्लादेश। एक और पड़ोसी की बात आ गई है, ठीक है, ये तो वो पड़ोसी है जिसके साथ हम सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर साझा करते हैं, जिसका नाम है बांग्लादेश। हॉस्टाइल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये हम अगले सेशन में देखेंगे। तो आरसीएफ कपूरथला ने क्या किया है, एक पहला कोच रेक दिया है बांग्लादेश को। ये क्या होगा, आप एक बात समझिए कि एक तरीके के कोच होंगे जो ट्रेन के कोचेज होते हैं, उनका एक बल्क में रेक क्या होता है, रेक एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे कोचेस एक साथ लगे होते हैं और वो ट्रेन को चलने के लिए क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो इस तरीके का एक सिस्टम किसको दिया गया है, बांग्लादेश को दिया गया है। ठीक है, इसमें और न्यूज देख लेते हैं अपन, सिंपल सी न्यूज है। रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला। पहले तो ये देखिए आप, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला में है। इज रोलिंग आउट इट्स फर्स्ट 19 कोच एलएचबी रेक फॉर बांग्लादेश रेलवे ऑन 12 अगस्त 2026। देखो 19 कोच का एलएचबी रेक दिया गया है किसको, बांग्लादेश को। The rake is a part of 200 broad gauge passenger coach expo contract signed by Rights Limited with Bangladesh Railway in मई 2024। देखो मई 2024 में बांग्लादेश रेलवे और राइट्स लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म रहेगा आपका रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, इन्होंने क्या वादा किया है, बांग्लादेश को 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कोच देने का वादा किया है। ठीक है, और ये किसके, देखो इसमें भी क्या होगा, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का फंड किया जा रहा है बांग्लादेश के लिए। ठीक है ना, तो बांग्लादेश के पास पैसा है ना, आपके बांग्लादेश के एकदम करीबी दोस्त पाकिस्तान के पास पैसा है, तो इनको मगर चीजें भी खरीदनी है, ठीक है, खरीदनी चाहिए। तो इंडिया दे रहा है, यानी कि राइट्स दे रहा है बांग्लादेश को। 200 ब्रॉडगेज पैसेंजर कोच का वादा किया गया है, लेकिन अभी पहला कितना निकला है, 19 कोचेस निकल गए हैं। द फर्स्ट ट्रैक कंसिस्ट ऑफ 3 एसी स्लीपर, जो पहला कंसाइनमेंट दिया है बांग्लादेश को, उसमें क्या है, 3 एसी स्लीपर कार्स है, 3 एसी चेयर कार्स है, 11 नॉन एसी चेयर कार्स है एंड 2 पावर कार्स। ठीक है, और ये जो एलएचबी होता है, ये कौन सी टेक्निक पे बना हुआ है, ये जर्मन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। तो अब ये जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कौन, बांग्लादेशी। ठीक है, अब इसमें क्या स्पेशलिटी होती है, इसमें पैसेंजर को एमिनिटीज दी जाती है, कौन कौन सी, बेबी केयर रूम अलग से होता है, इसमें प्रेयर रूम अलग से होता है, ठीक है, सीसीटीवी होता है इसमें, और रिक्लाइनिंग चेयर्स होती है। इनके पास जो चेयर है पहले कैसी है, ऐसी है। ठीक है, इनके पास कोई रिक्लाइनिंग चेयर है नहीं। गॉट इट। ठीक है, बांग्लादेश है, धीमे धीमे तरक्की करेगा और हमारे पड़ोसी तरक्की करें, इसमें हमारा ही फायदा है। जब किसी देश के आसपास गरीबी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग रिवोल्ट करते हैं, रिवोल्ट करने के साथ वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती है। जब दूसरे देश इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो वो पैसा देते हैं, और जो डेवलप्ड हो रहा है धीरे धीरे देश, उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, एक साजिशें रचते हैं। और इंडिया के लिए भी ऐसा हो रहा है, इसलिए इंडिया के लिए जरूरी है, चाहे पाकिस्तान हो या फिर बात करें हम बांग्लादेश, वो क्या करें, वो धीमे धीमे ग्रो करते जाएं। ठीक है, एक पेस के साथ। एल एच बी स्टैंड फॉर लिंक की हॉफमैन बॉच। देखो एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, एल एच बी स्टैंड फॉर वॉट, लिंक हॉफमैन बॉच। ठीक है, ये जो कोच होते हैं यार, मॉडर्न पैसेंजर कोच हैं ये, जो एसोसिएट करते हैं बेटर राइड क्वालिटी, हायर स्पीड कैपेबिलिटी और इम्प्रूव्ड सेफ्टी के साथ। द बांग्लादेश कोचेज इनकॉर्पोरेट अ क्रैश वर्दी स्ट्रक्चर अलाइंड विद
EN15227। देखो पहले बांग्लादेश में ये चलता था, ये जो भी इनका स्ट्रक्चर है कोचेस का। डिजाइन एक्सपर्टीज, स्पेयर पार्ट सपोर्ट, ट्रेनिंग सप्लाई और कमीशनिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा किसके, राइट्स लिमिटेड के द्वारा। किसको, जो बांग्लादेश के रेलवे को कमिट किया गया है। किसके लिए किया गया है, 200 तो कोचेस दिए जाएंगे, उसके साथ साथ क्या दिया जाएगा, डिजाइन एक्सपर्टीज भी समझाया जाएगा, स्पेयर पार्ट्स का सपोर्ट दिया जाएगा, ट्रेनिंग सप्लाई की जाएगी और कमीशनिंग सपोर्ट, यानी कि जब वो वहाँ पे स्टार्ट होगा तब तक राइट्स लिमिटेड उसमें सहयोग करता रहेगा। जब प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन, ये जो प्रोजेक्ट है ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया बांग्लादेश का रेलवे कॉपरेशन एंड डिमोस्ट्रेट करता है इंडिया का मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, अप्रोच इंडिया का क्या है, मेक इन इंडिया है। और इससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में बताएगा कि हम हमारे कोचेस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप आइए खरीदिए। थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर्ड रेलवे रोलिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आरसीएफ कपूरथला से 19 कोचेस का एक कंसाइनमेंट दिया गया है बांग्लादेश रेलवे को, इन शॉर्ट। ठीक है, आज की आखिरी न्यूज देखते हैं। गुजरात टू गेट एशियाज फर्स्ट डेजर्ट थीम नाइट सफारी। देखो सफारी सबने करी होगी, नहीं करी होगी तो कम से कम देखी होगी। ठीक है, अब ये सफारी जो होती है सुबह से शाम तक के टाइम पे होती है। अब क्या किया जा रहा है, एशिया में पहले ऐसी नाइट सफारी होने जा रही है, यानी कि रात में भी सफारी की जाएगी, वही जिप्सी पे बैठ के और वैन पे बैठ के, जो ओपन बसेस होती है उन पे बैठ के क्या किया जाता है, जंगल का दौरा किया जाता है और वहाँ पे जो ये जंगली जानवर होते हैं उनको देखा जाता है। तो वो एक तरीके से वो सफारी हो जाती है आपकी। अब ये सफारी कहाँ होगी, गुजरात में रात में भी होगी, इसको अप्रूव कर दिया गया है। और ये कहाँ होगी, डेजर्ट थीम, यानी कि जो भी एरिया रहा होगा, एरिया की बात करेंगे, वो एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन होगा। इसलिए वो क्या हो गया, एक तरीके से आपका डेजर्ट एरिया हो गया और वहां पे क्या होगा, आपकी नाइट सफारी होगी। ठीक है, तो इस न्यूज में और डेवलपमेंट देखते हैं। द सेंट्रल जू अथॉरिटी अप्रूव्ड अ डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क एंड नाइट सफारी एट जूना दिशा बनसकंथा, जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां पे ये स्टार्ट की जा रही है। इसको अप्रूवल दे दिया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। स्प्रेड ओवर अप्रोक्सीमेटली 103 हेक्टेयर, इसकी जो एरिया कितना है 103 हेक्टेयर का है। द प्रोजेक्ट इज प्लान्ड एज एशियाज फर्स्ट डेजर्ट थीम ड्राइव थ्रू नाइट सफारी। देखो एशिया का पहला है, तो याद रखिएगा कहाँ पे है ये, जूना देसा बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोजेक्ट हैज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसमें कितना पैसा लगने जाना है, 542.14 करोड़ रुपीज, एंड इज प्लान टू हाउस अराउंड 2700 एनिमल्स एंड बर्ड रिप्रेजेंटिंग 83 स्पीसीज। देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज भी है कि क्या किया जाएगा, 2700 से ज्यादा एनिमल्स को और 83 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज को एक तरीके से हाउस मिल जाएगा। पहले जो जू होता था, जू का क्या काम होता था, द ओरिजिनल पर्पज ऑफ ट्रेडिशनल जूस वाज लार्जली टू कीप एनिमल्स फॉर पब्लिक डिस्प्ले। पहले हम बचपन में भी अगर गए होंगे, जो हमारी उम्र के हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, जो जू को देखने गए होंगे तो वहाँ पे एनिमल्स ही दिखते थे, पिंजरे में कैद दिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर कॉरिडोर में दिखते हैं। तो पहले क्या होता था, बस आदमियों को दिखाना होता था, आदमी यानी कि पर्सन टू पर्सन उसको डिस्प्ले कराना होता था, पब्लिक डिस्प्ले होता था। लेकिन अब उसमें धीमे धीमे क्या हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है। हाउएवर इन द मॉडर्न कंजर्वेशन अप्रोच द रोल ऑफ जूस हैज एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली। अब जो जू का रोल है, पहले क्या होता था, पब्लिक डिस्प्ले कराना होता था, अब क्या होता है, डिस्प्ले के साथ साथ एजुकेशन के पर्पज से भी उसमें बात की जाती है, यानी कि पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में आप एजुकेशन गेन कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो साइंटिस्ट हो। ठीक है, कैप्टिव ब्रीडिंग, वहां पे साथ में रख के उनकी ब्रीडिंग करवाई जाएगी। रेस्क्यू एंड रिहेबिलेशन, देखो कोई जैसे शेर हो गया, वो मैन ईटर हो जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, पहले तो रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि अगर वो मैन ईटर हो गया तो वहाँ के लोग उसको मार देंगे। उसको रेस्क्यू किया जाएगा, उसको रिहेबिलेट किया जाएगा और वहाँ पे क्या कराई जाएगी, उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाएगी, उनको कंजर्वेशन कराया जाएगा और उसके बारे में रिसर्च करी जा सकती है। तो अब जू का रोल केवल पब्लिक डिस्प्ले तक ही सीमित नहीं रहा है, वो आगे भी बढ़ गया है। और चीजें देख लेते हैं इसमें क्या रहेगा, जो गुजरात का पहला फर्स्ट डेजर्ट थीम नाइट सफारी है। द फैसिलिटी विल इंक्लूड डे जू, ठीक है, डे जू यानी कि दिन में भी यहाँ पे जू चलेगा, और 5 डेडिकेटेड नाइट सफारी एनक्लोजर। ठीक है, ऐसे 5 कॉरिडोर बनाए जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे सफारी की जाएगी। उसमें क्या क्या रहेंगे, इंडियन स्पीसीज की अगर बात करें तो उसमें चिंकारा, ब्लैक बक एंड इंडियन वाइल्ड एस रहेंगे। अफ्रीकन स्पीसीज की अगर हम बात करें तो उसमें चीता रहेगा, जिराफ रहेगा, जेब्रा रहेगा। ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज की बात करें तो कैंगरू। ठीक है, कैंगरू क्या है, ऑस्ट्रेलिया का
नेशनल एनिमल है। अब ये कैंगरू यहाँ कैसे आ जाएगा? अरे यहाँ पे भी तो डेजर्ट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी जहाँ ये रहता है ये डेजर्ट में ही रहता है। तो जब यहाँ डेजर्ट थीम पे ये सारी चीजें बन रही तो कैंगरू आ जाएगा, इमू आ जाएगा। लास्ट चीज देखते हैं इसमें, प्लांट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी मेजर्स इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है इसमें? कंजर्वेशन, ब्रीडिंग, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें इस डेजर्ट थीम नाइट सफारी के अंतर्गत की जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट, हमने आज की सारी न्यूज देख ली है, और बाकी बची हुई न्यूज जो 3-4 दिन की है वो अगले 2 दिन में कवर करा दूंगा। इसके लिए आप वरी मत कीजिए, तो आप बस कंसिस्टेंटली इन सेशंस के साथ बने रहिए। आज हमारा एमसीक्यू रहेगा, विच यूनियन टेरिटरी होस्टेड इंडिया फर्स्ट ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल? कौन सा फेस्टिवल है? ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल है, जो पहली बार कौन होस्ट कर रहा है? ऑप्शन आर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश एंड लास्ट वन इज सिक्किम। इसका आंसर आप कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे। और भी आपकी कोई क्वेरीज हो या फिर सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग विद अभ्यस क्लासेस।